नोएडा पुलिस ने सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के पास से एक फर्जी महिला कस्टम अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला कस्टम की वर्दी में थी और खुद को कस्टम का अधिकारी बता रही थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरी पोल खुल गई। अपने आप को पुलिस की कस्टडी में देखकर महिला पुलिस से मिन्नतें करती हुई नजर आई, हाथ जोड़ती हुई नजर आई कि उसको छोड़ दिया जाए। महिला के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो वह हापुड़ के खाई मोहल्ला की रहने वाली बताई जा रही है और उसका नाम अलीसा है। पिछले काफी दिनों से वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह कर ठगी का काम ये किया करती थी। इसके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, किन किन के साथ में कहां जाकर ये पैसों को उगाया करती थी, उस तमाम चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसके अगर अन्य साथी भी पूछताछ में प्रकाश में आते हैं तो उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज में बुलडोजर की कार्रवाई पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रामस्वरूप कॉलेज में हुए विवाद के बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और रामस्वरूप कॉलेज का जो एनिमल हाउस था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो आरोप थे उन आरोपों के आधार पर वहां पर पैमाइश भी की गई। हालांकि उसके बाद कॉलेज की तरफ से हाई कोर्ट में एक अपील की गई और उस अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 25 सितंबर तक इस मामले का निस्तारण बाराबंकी के डीएम की तरफ से किया जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामस्वरूप कॉलेज तब विवादों में आया जब लॉ कोर्सेज को लेकर सवाल खड़े हुए और वहां के जो छात्र थे उन्होंने कॉलेज प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए। वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, वीपी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और तब इस मामले ने तूल पकड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और इस कॉलेज के खिलाफ जांच बिठाई गई, जिसके बाद इस कॉलेज के ऊपर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ साथ कॉलेज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। बाद में बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में और उस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के साथ साथ जो आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। रामनगरी अयोध्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है। पहले भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, रामलला का दर्शन किया और अब कल 12 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचेंगे और वे रामलला का दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि वाराणसी से लगभग 11 बजे वो महर्षि वाल्मीकि पहुंचेंगे, जहाँ पर रेड कार्पेट पर सीएम योगी उनका भव्य स्वागत करेंगे। मॉरिशस की पारंपरिक शैली के अनुसार उनका स्वागत होगा। उसके बाद प्रयागराज और लखनऊ हाईवे होते हुए लगभग 15 किलोमीटर दूर राम मंदिर आया जाएगा। ये गेट नंबर 3 है। इसी गेट नंबर 3 से उनको प्रवेश मिलेगा और यहाँ पर वो लगभग 1.5 घंटे रहेंगे, जहाँ पर रामलला राजा राम का दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में जटायु और अंगद टीले पे भी जाएंगे। वहाँ पर एक प्राचीन शिव मूर्ति है जहाँ पर वे जलाभिषेक करेंगे। तो कुल मिला के ये ऐसा मौका है जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम मॉरिशस और भारत के संबंधों की बात करें तो संबंध का मधुर रहा है और अब चाहे राजनीतिक दृष्टि हो या जो है धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, तीनों दृष्टि से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, कभी यहां पर आम लोगों की एंट्री भी नहीं हो पाती थी, लेकिन ठीक इसी जगह पर अब गरीबों के लिए घर बनकर तैयार है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था और इस पूरी जमीन पर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों का कब्जा हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम से यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में आया, उन दोनों बिल्डिंगों को ध्वस्त करके यहाँ पर गरीबों के लिए नया आशियाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि शानदार जो बहुमंजिला इमारतें हैं, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार है। कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं और जिसकी कीमत 9 से लेकर 9.5 लाख रुपए रखी गई है। सबसे खास बात यह है कि जिस जगह पर, जिस जमीन पर कभी मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया का कब्जा हुआ करता था और वहां पर गरीबों के लिए जिस आवास का निर्माण कराया गया है, जिस कॉलोनी का निर्माण कराया गया है, उसका नाम देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। हालांकि अभी यह निर्माणाधीन है और माना जा रहा है कि इसी महीने ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि एलडीए जिसकी देखरेख में इसका निर्माण किया जा रहा है, एलडीए के द्वारा इसी महीने से इसका रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आवंटी हैं, जो अगर कोई आवंटन के लिए आवेदन करना चाहता है तो इसी महीने से वो पूरी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बिल्डिंग की खासियत बता दें, यानी कि जो फ्लैट बने हैं, कुल 72 फ्लैट बने हैं, जिसकी कीमत 9 से लेकर 9.5 लाख रुपए है।
और जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 35 वर्ग मीटर है। हालांकि इस फ्लैट को लेने की शर्त ये भी होगी कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होगी, यानी कि जो EWS की कैटेगरी में होगा, वही व्यक्ति इस फ्लैट के लिए आवेदन कर सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक मैसेज भी देने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि इस सरकार में माफियाओं से जो ज़मीन, जो जायदाद ली जा रही है, उसको गरीबों में बांटा जा रहा है और उसका ये जीता जागता एक उदाहरण है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक और आवासीय योजना यहाँ पर शुरू हो रही है। हालांकि वो भी लगभग बनकर तैयार है, जहाँ पर एक साथ तकरीबन 15,000 लोग रह सकेंगे। पारा में उसका निर्माण कराया गया है, जिसका नाम अटल आवासीय योजना रखा गया है। यानी कि राजधानी में देश के 2 महापुरुषों के नाम पर 2 आवासीय योजना सरकार शुरू करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। काठमांडू का सिंह दरबार, जिसे नेपाल के प्रशासन का हृदय कहा जाता था, वो आज हृदयाघात से जूझ रहा है। जनजीव प्रदर्शनकारियों के आगोश में आया हुआ सिंह दरबार किस तरह से जलकर काला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जनजीव प्रदर्शनकारी किस तरह से दरअसल यहाँ की दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर गए हैं, वो यहाँ अब भी काले अक्षरों में अंकित दिखाई देता है, जिसमें ओली सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गालियां, करप्शन के खिलाफ उनका जो आंदोलन है उसके निशान, और जैन जी किस तरह से जीते हैं, उनके जीत के जश्न के भी दरअसल यहाँ पर प्रमाण आपको दिखाई देते हैं, जो उन्होंने खुद अपने हाथों लिखा है। ये सिंह दरबार का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आप देखें तो ऊपर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है, क्योंकि ये सिंह दरबार जो है वो बेहद पुराना और नेपाल के हम देखें तो दरअसल राजशाही से जाकर जुड़ता है, क्योंकि सिंह दरबार का दरअसल जो काल है वो राणा शासन के दौरान शुरू होता है, जहां पर नेपाल की वास्तविक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और लोकतंत्र के आने के बाद भी यह नेपाल के सरकार का प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय बन गया। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय और कैबिनेट बैठक के कक्ष स्थित हैं, लेकिन वो सब जल के काले हो चुके हैं। कभी इसे पूर्व का वर्साय पैलेस कहा जाता था, लेकिन आज इसकी हालत देखिए कि किस तरह से दरअसल एक आंदोलन की भेंट चुट चुका है। इसके मुख्य द्वार को इस वक्त बंद किया गया है। आर्मी के कंट्रोल में यहाँ पर आपको समूचा इलाका दिखाई दे रहा है। आर्मी ने नियंत्रित कर इसे अपने आगोश में लिया है, अपने घेरे में लिया है, और इस तरह से इस वक्त सिंह दरबार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। नेपाल में जनजीव प्रोटेस्ट के जो दरअसल निशान हैं, वो किस तरह से सिंह दरबार पर आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप इसे खुद कैमरे के जरिए देख सकते हैं। साक्षी सावत के साथ मधुबन कुमार, काठमांडू। नेपाल की आन बान शान और टूरिस्ट की पहचान कहे जाने वाला हिल्टन होटल अब भी धू धू कर जल रहा है। ये आग अभी भी नहीं बुझी है। आप यूँ देखिए कि हिल्टन होटल का जो समूचा अगला हिस्सा है वो दरअसल इस आग की अभी चपेट में है। यानी तीसरे दिन भी इस आग पर काबू पाने में यहाँ अग्निशमन विभाग जो है वो सफल नहीं हो सका है, जबकि आसमान में जो बादल हैं वो कई बार बरस चुके हैं। यानी ऊपर से जो बारिश हो रही है वो भी इस आग को नहीं बुझा पा रही, क्योंकि भीतर का जो लग्जरी है वो इतना ज़्यादा है, उसमें लगे हुए जो मटेरियल्स हैं वो इस तरह के इन्फ्लेमेबल हैं जिनमें लगी हुई आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार जो आप इसका फेस लिफ्ट देख रहे हैं वो जलकर नीचे कुछ इस तरह मलबे के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हिल्टन होटल जो कि शानो शौकत या यूँ कहें कि नेपाल के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन हो, कोई भी हाई लेवल मीटिंग्स हो, गवर्नमेंट की मीटिंग हो, डिप्लोमेट्स हैं, कोई भी विजिट्स हो, उसके लिए ये सबसे बड़ा सेंटर प्लेस था। और वहीं आप देखिए तो जो टूरिस्ट दरअसल हिमालय और ख़ास तौर पे काठमांडू का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, साइट सीइंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ठहरने का जो टॉप फ्लोर के जो कमरे हैं वो इसके लिए मुफीद होते थे। किराया कहीं ज़्यादा था, आप समझिए कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो 25,000 से भी ज़्यादा था, लेकिन इस होटल में बुकिंग के लिए जो मारामारी है वो भी खत्म नहीं होती थी। लेकिन जब जेनजी ने दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान इस होटल को टारगेट किया तो उनका मकसद करप्शन के खिलाफ उस आंदोलन में दरअसल इस होटल को भी झुलसाना था, जहां पर दरअसल यहाँ के नेताओं का पैसा लगा हुआ है, जहां ये माना जाता है कि दरअसल यहाँ के जो लीडर्स हैं वो लोगों के पैसों को करप्ट वेज में यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस आशंका में, इस आरोप में जेनजी का प्रोटेस्ट यहाँ आया और उसने इस होटल को आग के हवाले कर दिया।
ये होटल अब भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब भी दरअसल ये पर्याय है जेनजी प्रोटेस्ट के साइड इफेक्ट का, जो कि हम यहाँ पर काठमांडू में देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा रोड कॉर्डन किया हुआ है, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे फायर ब्रिगेड अब भी काम कर रहा है। यहाँ आप देखिए तो मलबा अब भी लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और कुछ इस तरह से ये इलाका फोर्सेस ने सील कर रखा है ताकि जो हिल्टन होटल की आग है, उसका मलबा है, उसकी राख है, उससे कोई और न चपेट में आए, न घायल हो। पुलिस राकेश सावत के साथ मधुबन कुमार, काठमांडू। केंद्र द्वारा यूपीएमआरसी को हरी झंडी मिलने के बाद राजधानी लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का काम शुरू हो चुका है। देखा जाए तो लखनऊ में मेट्रो का जो दूसरा फेज होगा वो चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक होगा। इसके बीच में कई स्टेशन होंगे और इसके लिए अब बाकायदा यूपीएमआरसी की तरफ से कामकाज भी शुरू हो चुका है। यूपीएमआरसी ने मिट्टी परीक्षण के साथ साथ स्टेशन परीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा एक करार भी हुआ है एलडीए और यूपीएमआरसी के बीच में, क्योंकि अगर हम बात करें तो बसंत कुंज में यूपीएमआरसी एक मेट्रो के लिए बड़ा डिपो बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए एलडीए की तरफ से 14 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दिया गया है। हालांकि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 5800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि जो मेट्रो का दूसरा फेज होगा और इसके निर्माण का जो काम होगा बहुत जल्द तेजी पकड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सफर हुसैन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। नेपाल आर्मी ने संसद भवन परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। संसद भवन का परिसर जो भीतर आग के हवाले जनजीव प्रोटेस्ट के दौरान कर दिया गया था, वो अभी भी आप देखिए किस तरह से दरअसल जलकर राख सा दिखाई देता है, खाक सा दिखाई देता है। परिसर में फैला हुआ जो समूचा मलबा है और इस तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो आपको साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चारों तरफ पथराव और साथ ही टूटे हुए बैरिकेड्स, जली हुई गाड़ियाँ, जला हुआ परिसर और ये जो बिल्डिंग है जो सामने आपको दरअसल पूरी तरह से काली हो चुकी दिखाई दे रही है। ये हालत जो है वो संसद भवन की है और नेपाल में जो अराजकता का माहौल है उस पर काबू पाने के लिए कुछ इस तरह से पूरे ही एरिया को नेपाल में आर्मी ने अपने डायरेक्शंस के अंतर्गत सील कर दिया है, जिसके बाद आप देखिए तो स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू लगाने के बाद से ही ये समूचा इलाका जो है वो दरअसल आर्मी के कंट्रोल में आया और धीरे धीरे आर्मी ने इस समूचे परिसर को किस तरह से सील कर दिया। ताकि आप देखिए इस तरह की कांटेबंदी की गई है ताकि कोई भी आगे न जा पाए। भीतर जो है कई तरह के जाँच और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर प्रोसीजर्स चल रहे हैं ताकि इस घटना से जुड़े हुए जो तमाम केस हैं उनको रिकॉर्ड में लाया जा सके। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये समूचा दरअसल संसद भवन परिसर जो पूरी तरह से आप देखिए तो दरअसल आर्मी के कंट्रोल में है और भीतर आग के हवाले किस तरह से हुआ वो दिखाई देता है। यहाँ पर भारी पैमाने पर आर्मी के जवान भी तैनात किए गए हैं। यहाँ रिसेप्शन का परिसर है, रिसेप्शन देखिए किस तरह से पूरा टूटा हुआ जला हुआ आपको दिखाई देता है और यहाँ जो विंडोज़ हैं वो पूरी तरह से शैटर्ड हैं, ग्लास टूटे हुए हैं और यहाँ पर लगी हुई जो आग है उसका यहाँ मलबा और कालिक जो है वो देखी जा सकती है। ये समूचा परिसर दरअसल नेपाल के संसद भवन का है, जहां पर जनजी प्रोटेस्ट के जो निशान हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। लंबा समय लगेगा इस पूरे परिसर को फिर से बिल्डअप करने और तैयार करने में, लंबा समय रहेगा इस अराजकता से उबरने में, लंबा समय लगेगा फिर से यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में। लेकिन जो स्थितियाँ इस वक्त नियंत्रण से बाहर हैं उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश पूरी तरह से आर्मी करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी कुछ इस तरह से हैं जहाँ पर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है अंतरिम सरकार बनाने की। पुलिस राकेश सावत के साथ मधुबन कुमार, काठमांडू। मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा तो नहीं कर सके, लेकिन देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उन्होंने राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े अफसरों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। और उसी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और ये धनराशि तत्काल राज्य सरकार को मिल जाएगी ताकि राहत बचाव कार्यों में किसी तरह की कोई अड़चन न आए। और प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि अगर और भी धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार उत्तराखंड के लोगों के मदद के लिए खड़ी हुई है। इसी दौरान उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली और इससे ठीक पहले उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के उन जवानों से बातचीत की, 1-to-1
बातचीत की, एक इंटरेक्शन किया कि विपरीत परिस्थितियों में धराली जैसी जगह में उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और ये इनपुट लेने के पीछे एक मकसद ये भी था कि भविष्य में जो हमारे जो आपदा मोचन बल हैं, चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, उनको किस तरह के संसाधनों की, किस तरह के उपकरणों की, किस तरह की तरकीबों की और तौर तरीकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही धराली समेत तमाम आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोग आए थे, सरकार की तरफ से उनको बुलाया गया था और वो प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अलग अलग बातचीत की और उनके दुखों को बांटने का एक प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने उनसे उस वक्त की बात भी पूछी जब आपदा आई तो वो कहाँ थे, उनके कौन लोग हैं और कौन नहीं रहे, जान माल की कितने नुकसान है, उनके खेत खलिहानों का क्या हाल है, आस पड़ोस का क्या हाल है, उनके आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर किस तरह से वो दिन बीते, वो समय बीता जब आपदा अपने चरम पर थी। तो प्रधानमंत्री ये तमाम काम करने के बाद अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अधिसूचित जमीन और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के साथ साथ नोएडा पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। इस साल की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 2,13,60 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कब्जा मुक्त कराने के साथ साथ भूमाफियाओं पर गैंगस्टर और भूमाफिया की कार्रवाई भी की जा रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो भी लोग जमीनों पर अवैध तौर पर कब्जा करते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी और सभी लोगों पर उचित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। यूपी पावर कॉरपोरेशन के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने पर नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो अब तक पूरे प्रदेश में तकरीबन 37 लाख नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लोगों की और उपभोक्ताओं की तमाम शिकायतें होती हैं। हालांकि बिजली विभाग का दावा है कि जो नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं। हालांकि अब विभाग ने ये तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता नया बिजली कनेक्शन लेना चाहेगा तो उसे पोस्टपेड मीटर ना देकर अब शुरुआती दौर से ही उसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिया जाएगा ताकि जो तमाम समस्याएं आती थी पहले वो कम हो सके। हालांकि कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पहले शिकायत की थी और ये मामला काफ़ी दूर भी पकड़ा था, लेकिन विभाग का दावा है कि आने वाले समय में अगर कुछ खामियां हैं तो उनको भी ठीक कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से परवान चढ़नी शुरू हो गई है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। जहां मानसूनी काल में भक्तों की संख्या में गिरावट से बाबा के दर पर वीरानी छाई हुई थी, वहीं मौसम के खुलते ही बाबा के दर पर आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। अभी तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर पर माथा टेक चुके हैं। भक्तों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं शासन प्रशासन ने भी सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। नेपाल में हुई भारी हिंसा के बाद वहां के अलग अलग जेलों से तकरीबन 13,000 से ज्यादा जो कैदी थे वहां की जेलों से फरार हो गए। चिंता की बात यह है कि इनमें से तमाम जो कैदी हैं वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में 30 कैदियों को भारत के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 17 जो कैदी हैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा से, जबकि जो 13 कैदी हैं बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कल 5 जो कैदी थे उनको रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी ने हिरासत में लिया था। गौरतलब है कि जिस तरीके से नेपाल में भारी हिंसा हुई, न सिर्फ वहां पर अशांति का माहौल बना बल्कि जो तमाम जेलें थीं वो जेलें भी असुरक्षित वहां पर नजर आईं। कई जेलों को वहां के कैदियों ने तोड़ डाला और वे वहां से फरार हो गए। देखा जाए तो इस घटना के बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश की उन सीमाओं की बात करें जो नेपाल से मिलती हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही में तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ पुलिस की तरफ से निर्देशित किया गया है कि ऐसे संदिग्धों पर नजर रखी जाए जो नेपाल की जेलों से भागकर यहाँ पर आना चाह रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो तमाम ऐसे कैदी हैं जो भारत के रहने वाले हैं और वे नेपाल की जेलों में बंद थे और उनकी अब कोशिश यही है कि वहां से फरार होने के बाद भारतीय सीमा में प्रवेश किया जाए। हालांकि उसके लिए जो एसएसबी की टीमें हैं, एसएसबी के साथ साथ यूपी पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी धीरे धीरे
अस्तित्व में आ रही है। खेल सचिव अमित सिन्हा का कहना है कि बहुत जल्द ही इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम किया जाना है और वो इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। इस समय यूनिवर्सिटी के कुलपति का चार्ज भी खेल सचिव अमित सिन्हा के पास है और उनका कहना है कि लगातार प्रतियोगिताएं हो रही हैं। नेशनल गेम्स के बाद यहाँ पर जो युवा हैं उनके भीतर खेल भावनाएं जागृत हुई हैं और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ का युवा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहता है। यूनिवर्सिटी का चूँकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वो एक्ट पारित होने के बाद हमने यूजीसी में अपना इसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, वो भी एक उपलब्धि हुई हम लोग की जल्दी करा ली। अब हमारे तमाम कमिटीज़ बनी है जो कि करिकुलम का डिसीजन करना और जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर की जैसे होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग वगैरह, इसके बाद हम तत्काल शुरू करेंगे जो भी हमारे इसमें एकेडमिक सपोर्ट के लिए जो स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ में जिन बच्चों की वहाँ पे एडमिशन्स होने हैं उसके प्रोसेस को डिफाइन करना, ये सब प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। लगातार मीटिंग चल रही है। मैं 3 दिन हल्द्वानी गोलापार में ही हमारा जो कार्यालय है वीसी का वहीं से कार्य कर रहा हूँ। और ये जो यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो इसके स्थापित हो जाने के बाद यहाँ पर एक खेल क्रांति आएगी और यूथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ तेज़ी के साथ मुड़ेगा और जिस तरह से नेशनल गेम में यहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन किया है उससे भी बेहतर प्रदर्शन इस यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ का युवा करेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर थे। आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था जिसमें दिशा की एक बैठक थी जिसमें विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होनी थी। इस दौरान अचानक उस समय गहमा गहमी मच गई जब पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने दिशा बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक के बाहर जब बैठक कक्ष के बाहर निकले बहिष्कार करने के बाद तो मनोज पांडे ने बताया कि निंदा प्रस्ताव उनके द्वारा पारित किया गया था क्योंकि बिहार चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द बोले गए थे। उसी को लेकर के उन्होंने बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया था। बैठक में जितने सदस्य सब उनके साथ थे लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोले, जिस पर नाराजगी जताते हुए बैठक छोड़कर मनोज कुमार पांडे बैठक छोड़कर के निकल गए। क्या बात हुई? देखिए, आज हम इस दिशा की बैठक में शामिल हुए। मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष और यहाँ के जिलाधिकारियों और पूरे सदन के समक्ष एक निंदा प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया। निंदा प्रस्ताव हमारा था, बिहार में एक घटना घटी थी जिसमें भारत के न केवल प्रधानमंत्री और न भारत के प्रधान सेवक बल्कि भारत के 135 करोड़ माँओं को गाली देने का काम किया गया था। मैंने कहा कि ये देश की परंपरा नहीं रही। माँ शब्द हमारे लिए बड़ा अमूल्य है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, हमारी अस्मिता से जुड़ा है और अगर माँ को गाली दिया जाएगा निश्चित रूप से ये पूरा देश दुखी होगा और देश इससे कलंकित होगा। और मैंने कहा इस निंदा प्रस्ताव को शामिल किया जाए और आदरणीय राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांग लें पार्टी की ओर से। अपने पूरे सदन के अधिकांश सदस्य इसके समर्थन और पक्ष में थे, बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी अड़ियल रुख अपना करके आज ये बताने का काम किया उन्होंने कि माँ के शब्द का उनके जीवन में कोई सारोकार नहीं है। देखना ये है कि रायबरेली में इस दौरे के बाद जो भी बयानबाजी हुई है इसका राजनीति में क्या चहलकदमी मचती है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।